जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को, जो कि आपकी 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न जो है ना देखने को मिलेगा। ये 100% गारंटी के साथ प्यारे बाबू आप लोगों से हम बोल रहे हैं। और एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गेसिंग किया गया क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। आप लोग अगर नए आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी प्यारे बाबू को हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री PDF के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री में हो जाए तो आप ज़रूर जो है CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। क्लास के बाद आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ पर हम डेली फ्री क्लास का फ्री PDF आपको देंगे, ठीक है। अगर नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और दोस्तों को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाबू आपको हम बता दूँ कि रोज़ रात हम लोग का 7:30 से भी लाइव क्लास चलता है। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। और ये सेट हमारा 3 चल रहा है, ठीक ना। जैसे कि हम बोले थे कि आपको 10 सेट दे रहे हैं, और ये 10 सेट ऐसा सेट दे रहे हैं जो कि 100% आपके यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों को 10 सेट हम देने वाले हैं, जिसमें से आप लोग का तीसरा सेट है। 1 और 2 सेट को हम लोग पढ़े हैं, और आप लोग का कमेंट आया था कि सर तीसरा सेट भी जल्द लेकर आइए, इसलिए आप लोग के लिए तीसरा सेट बना है। अगर आप चौथा सेट भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, आपको चौथा सेट भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सेट आज हम लोग 3 पढ़े, अगर नहीं पढ़े 1 2 तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उनके माध्यम से 1 और 2 को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बाबू, क्योंकि आप सभी को बिल्कुल पढ़ाते हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री PDF के साथ। और क्लास को आप लोग सभी प्यारे बाबू जो है एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो अपने प्यारे से दोस्त के पास आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे, ठीक है। चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे, या अथवा चंपारण सत्याग्रह का ना संक्षिप्त आपको विवरण देना पड़ेगा, ठीक है, यानी विवरण दीजिए। तो आपको अगर एग्जाम में कहे कि चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे, इसको याद रखेगा। अगर कह दे कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त आपको विवरण देना है या क्या है टिप्पणी लिखना है, तो कैसे लिखेगा, चलिए हम बताते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। बिहार में क्या थी? 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था जो ना यहाँ पर प्रचलित थी, ज़्यादा था, ठीक है। इस व्यवस्था में किसानों को अपने 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा भूमि पर ना नील की खेती करनी होती थी। अगर बाबू हम अपने भाषा में समझाएं तो ध्यान से एक बार समझिए। देखिए, अगर कोई भी किसान है, पहले तो हमारा देश गुलाम था, पहले इसको समझिए। पहले हमारा देश क्या था? गुलाम था अंग्रेजों का, ठीक है। और अंग्रेज जो लोग थे ना, वह उनका कहना था कि जो भी किसान अगर 20 कट्ठा नील की खेती करता है ना, 20 कट्ठा खेती अगर वह कर रहा है तो 3 कट्ठा में उसको नील की खेती जो है करना पड़ेगा, नहीं तो ये अंग्रेज लोग बहुत अत्याचार किया करते थे किसानों पर, ठीक है। क्योंकि जान लीजिए, जहाँ पर अगर नील की खेती अगर एक बार हो गया ना, वहाँ का ज़मीन जो है ना बहुत ही बंजर हो जाता है। वहाँ पर 5-6 साल जो है ना कोई भी अनाज जो है नहीं उपजता है, कोई भी अनाज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से फिर से समझिए। बिहार में 3 कट्ठा प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। इस व्यवस्था में किसानों को अपने 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। इस प्रणाली के विरोध में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। यानी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने 1917 में न है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर पूछेगा तो हमें पूरा उम्मीद है प्यारे बाबू कि आप लोग इस प्रश्न को लिख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है। एकदम VVI क्वेश्चन प्यारे बाबू, एकदम गेसिंग किया गया क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी प्यारे बच्चे यहाँ से जुड़ जाए और पढ़ ले, ठीक है। चलिए, क्या है? रॉलेट एक्ट पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उत्तर दिया गया है कि बढ़ती हुई क्रांति घटनाओं को दबाने के लिए न्यायाधीश सिडिल रॉलेट के सुझाव पर 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है ना बनाया गया था। बढ़ती हुई क्रांतिकारी, ठीक है, यानी बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए, जो भी घटना उनको छुपाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझाव पर, यानी उनके कहने पर 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है ना बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार
किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य और वारंट के गिरफ्तार जो है ना किया जा सकता था। यानी रॉलेट एक्ट के अधिनियम क्या, किसी भी निर्दोष आदमी को जो है ना यहाँ पर गिरफ्तार जो है ना किया जा सकता था। इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकती थी। यानी जब इसको कोई गिरफ्तार करेंगे, यानी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता था ना, तो इस पर आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी अपील कीजिए, आपको कोई भी सुनवाई यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए। अगर कहे रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्यारे बाबू, इतना आप लोग को अगर अच्छे से याद है तो आप लिख पाएंगे और अच्छा नंबर ले पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूनल अवार्ड क्या। ठीक है, कंप्यूनल अवार्ड क्या होता है, इसको समझिएगा। उत्तर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक समस्या को हल करने में भारतीय असफल रहे हैं। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ना ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि सांप्रदायिक समस्या को हल करने में ना भारतीय असफल हो गए हैं, यानी भारतीय क्या कामयाब नहीं हुए। ठीक है, इसलिए सरकार इस समस्या का समाधान करेगी। यानी क्या भारतीय क्या है तो इस समस्या को हल नहीं किए हैं, तो अब सरकार क्या करेंगी, समस्या को समाधान निकालेगा और इसको हल करेगा। इस घोषणा में मुसलमानों, सिखों, भारतीय, ईसाई आदि की पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रधानमंत्री रेमजे डोनाल्डो ने की थी, जिसे कंप्यूनल अवार्ड जो है ना कहा जाता है। जिसे क्या, तो कंप्यूनल अवार्ड भी कहा जाता है, जिसको आप लोग को अच्छे से याद करना है नोटबुक पर लिखकर। हम जो भी क्वेश्चन अगर आपको दे रहे हैं, अगर विश्वास मानिए, अगर आप उस प्रश्न को लिखकर याद करते हैं प्यारे बाबू, हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करेंगे 2025 के फाइनल परीक्षा में। इसलिए आप सभी प्रश्न को जरूर नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था, इसका उद्देश्य क्या था, चलिए समझते हैं। उत्तर दिया गया है कि साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आए, तो साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन जो है किया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। यानी साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे ना, वह सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में ना कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। जो साइमन कमीशन थे ना, उसमें हमारे भारत के लोग जो है ना एक भी वहाँ पर नहीं थे। इसलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुँचाने पर काला झंडा, हड़ताल और प्रदर्शन कर विरोध कर दिया गया है। ठीक है, यानी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को ना मुंबई पहुंचाने पर काला झंडा, हड़ताल और प्रदर्शन का विरोध जो है ना किया गया है। इसको आप लोग अच्छे से अगर याद रखते हैं तो आप लिख पाइएगा, नहीं तो जाइएगा और किसी का क्या है चेहरा देखकर आप लोग आ जाइएगा। ठीक ना, इसलिए आप लोग अच्छे से अगर याद कर लेते हैं अभी, तो आपको लास्ट में पछताने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ता है प्यारे बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 5 क्वेश्चन कह रहा है, सबने अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखे। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन के आपको 2 कारण लिखना है। चलिए हम समझते हैं उत्तर क्या है। उत्तर है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया है। यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, भारतीय जनता ने सबने अवज्ञा आंदोलन जो है ना प्रारंभ किए हैं, यानी शुरू किए हैं। इसके कारण जो है निम्नलिखित है, जिसमें से हम लोग का पहला आता है साइमन कमीशन का बहिष्कार। ठीक है, जिसमें से हम लोग का आता है पहला साइमन कमीशन का बहिष्कार, और दूसरा आ जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन का कारण यह भी था कि कृषकों की दशा भी विश्वव्यापी मंदी के कारण काफ़ी बिगड़ चुकी थी। ठीक है, यानी 2 में लिख देना है कि सबने अवज्ञा आंदोलन का कारण यह भी था ना कि कृषकों की दशा यानी किसानों की दशा विश्वव्यापी मंदी के कारण काफ़ी ही बिगड़ चुकी थी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और कहें सबने अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण को लिखे, तो आप लोग अगर इतना याद रखते तो लिख पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्यारे बाबू क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, चलिए आपके लिए सभी प्रश्न बाबू हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चुने हैं और एकदम गेसिंग किए हैं, जो कि आप लोग को अगर अच्छे से याद करते हैं तभी आप लोग बना पाइएगा। ठीक है,
चलिए उत्तर देना है आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में 6 को क्या है विरोध में 6 को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में 6 को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया। यानी जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में उनको सबको एक सभा बुलाया गया। ठीक है, सभा बुलाया गया। इस सभा पर जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी थी। ठीक है, यानी किसी को ना बताए ना चेतावनी दिए और उन पर निहत्थे गोली बरसात कर दिए, उनको मार दिया गया। ठीक है, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। जिसमें तो लगभग 1000 लोग मारे गए और हजारों प्लस में यहाँ पर लोग घायल हुए थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। ठीक है, यहाँ पर जो बताया न बताया और बिना चेतावनी दिए हुए इन पर निहत्थे गोली चलवाया गया, एकदम धून दिया गया। ठीक है, बोले तो एकदम धून दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको आप लोग। चलिए, जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए आप प्यारे बाबू आप लोग जल्दी से लाइक कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे बाबू जुड़िए और ऑल पे दबा के रखिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप जो इस क्लास में आते रहें और डेली क्लास करके आप यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF लेकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए क्लास के बाद आपको नंबर दे देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। उत्तर लिखना है, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब, तो 1942 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, यानी दूसरा विश्व युद्ध के कारण आवश्यक, यानी जो चीज़ हमको चाहिए ना उसकी कीमतें बहुत ही आंधी तूफान की तरह बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इन बढ़ती कीमतों के कारण जनता बहुत त्रस्त थी। यानी इस बढ़ती कीमतों के कारण जनता बहुत त्रस्त यानी परेशान थी। ठीक है, इस समय भारतीयों की मदद के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, यानी इसी को हल करने के लिए और इसी से भारत को सहायता करने के लिए, भारत के जो लोग हैं उनको सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, इसी उद्देश्य से वह भारत आए थे। कौन, क्रिप्स मिशन। ठीक है, भारत आए थे, किंतु इसका वास्तविक उद्देश्य था भारत में अंग्रेजों द्वारा स्वशासन स्थापित करना। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस समय ऐसे आंदोलन की आवश्यकता का अनुभव किया है ना जो तीव्र हो और परिणाम स्वरूप हो। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी है। ठीक है, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था यह ब्रिटिश शासन की जो नींव था ना, जो जिसको राजगद्दी बोले, उनकी गद्दी को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था, यह भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। किसके द्वारा हुआ, महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ। ठीक है, इसको आप लोग को अच्छे से याद करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बनता है अगर याद करते हैं तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। चलिए, तो यहाँ पर आ चुका है आप लोग का 8 नंबर प्रश्न कि चोल इमारतों को समझाएं। ठीक है, यानी चोल इमारत क्या है, इनको आपको अच्छे से समझाना है अपने शब्दों में। उत्तर लिखिएगा आप लोग कि औपनिवेशिक काल में मुंबई में अधिक से अधिक मजदूरों को रहने के लिए कम जगह में चौल इमारतें बनवाई जाती थी। यानी औपनिवेशिक काल में। ठीक है, यानी पहले के काल में, यानी पुराने बोले तो जमाने। ठीक है, यानी औपनिवेशिक काल में मुंबई में अधिक से अधिक मजदूरों को रहने के लिए, यानी जो मजदूर लोग थे ना और मुंबई में रहने के लिए कम जगह में, यानी मान लीजिए कितना जगह है। ठीक है, और इतना जगह पर चौल इमारतें बनाई जाती थी। और चौल इमारतें पता होगा कि एक नहीं बल्कि 4-4 मंजिल का होता था। ठीक है, चौल इमारतें सामान्यतः 4 मंजिल इमारत होती थी। बताया ना कि 4 मंजिल तक होती थी, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार के 4 मंजिल 5 मंजिल का चौल इमारतें हुआ करती थी। ठीक है, इसमें एक कमरे के घर होते थे।
एक में क्या है तो घर होते थे। शौचालय के रूप में हर मंजिल पर कॉमन शौचालय होता था। ये इमारतें मुंबई की पहचान थी। जो चौल इमारत थी ना, ये आपकी मुंबई की एक पहचान थी, ठीक है। जहाँ पे बोलिए तो 4-4 मंजिल की क्या है चौल इमारत बनवाई गई थी मुंबई के जो मजदूर लोग थे उनको रहने के लिए, ठीक है। आजकल इन इमारतों की जगह क्या है बहुजिला इमारत बनने लगी है। यानी क्या है अब तो आपको क्या है 10-10 मंजिल तक का घर आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप बोले तो चौल इमारत है ही नहीं, ठीक है। यानी पहले जो 4 मंजिल हुआ करता था ना, उसको चौल इमारत इसलिए बोला जाता था क्योंकि पहले का जो ना 4 मंजिल कोई भी घर ही नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अभी तो 10 मंजिल का घर बना देता है, सब 10 से ज़्यादा ही बना देता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसीलिए इसको जो है ना चौल इमारत कहा जाता था। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 क्वेश्चन है कि यूरोपीय क्या है, ठीक है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को क्यों बढ़ावा 5 दिया, ठीक है। यानी क्यों बढ़ावा दिया, ठीक है। बढ़ावा जो है ना क्यों दिया, 2 कारण बताएं। यानी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को क्यों बढ़ावा दिया है, इसको आपको 2 कारण बताना है। चलिए बताते हैं आप लोग को 2 कारण क्या है। तो जिसमें से पहला कारण आता है हम लोग का पुर्तगालियों ने 1510 में, गोवा में डचों ने 1905 क्या 1605 है 1605 में क्या है मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में अपने अपने केंद्र क्या है स्थापित कर लिए हैं। यानी अपने अपने केंद्र जो ना स्थापित कर लिए थे। इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा लिख दीजिएगा प्लासी के युद्ध। 1757 ईस्वी के पश्चात मद्रास, कलकत्ता, मुंबई जैसे नगर राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति के केंद्र के रूप में सामने आए हैं, ठीक है। यानी सामने आए हुए हैं। इस प्रकार यूरोपियन कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियां एवं साम्राज्य स्थापना ही क्या है महत्वाकांक्षा ने नगरीकरण की प्रक्रिया को ना तीव्र कर दिया है, ठीक है। इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत में नगरीकरण को बढ़ावा क्यों दिया था, बढ़ावा क्यों दिया था आपको हम बता दिए हैं। आप लोग नोटबुक पर लिखिए और 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 10 क्वेश्चन क्या है? 10 क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली 2 महिलाओं के नाम लिखे, ठीक है। 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली महिलाओं के 2 नाम आपको क्या करना है लिखना है। चलिए लिखते हैं। जिसमें से पहला की बात किया जाए तो पहला है हमारा रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है ना 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था। इनका जन्म किसका? रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म, ठीक है। इसका नाम क्या है मणिकर्णिका था, व्यापार से थे, ठीक है। यानी क्या है इनका नाम जो है ना रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका भी, और ये क्या है प्यार से थे और इनको प्यार से बुलाते भी थे, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनका नाम छबेली बताया है। यानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान थे ना उनका नाम जो है ना क्या है छबेली बताए हुए हैं। लोग उन्हें मनु कहकर बुलाते हैं। यानी उनको क्या है कोई मणिकर्णिका कहता है, कोई छबेली बोलता है, कोई मनु कहकर बुलाती है, कोई तो रानी लक्ष्मीबाई कहकर बुलाती है। यानी उनका 4-5 नाम हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब नाम किनका है, सब रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम है, ठीक है। चलिए 2 में है बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल के बचपन का कोई इतिहास नहीं मिलता है, ठीक है। यानी बेगम हजरत महल का बचपन का कोई भी यहाँ पर सबूत ही नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की मशहूर क्या है कुटनियों अम्ल और असमान के द्वारा यह बालिका वाजिद अली के हरम के बारते बेची गई है। पक्के बिस्ते चेनी गई थी। इसे बचपन में नाच गाने की शिक्षा मिली है। ये छोटी उम्र में ही महक परी के रूप में वाजिद अली के हरम में दाखिल हुई थी, ठीक है। इसको याद रखना है। अगर आपसे कहे क्या बाबू कि 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली 2 महिलाओं के नाम लिखे, तो आप लोग अगर इतना याद रखते हैं पहला और दूसरा तो आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए 11 नंबर। 11 क्वेश्चन है सिविल लाइंस का विकास किस प्रकार हुआ है। सिविल लाइंस का विकास जो है ना
विकास किस प्रकार हुआ है। उत्तर लिखना है 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। यानी 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या अंग्रेजों ने अपने आप पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा जो विशेष दिए हुए थे। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों को नगरों के देशी निवासियों से दूर एक पृथक स्थान पर बसाया गया था। ठीक है, यानी इसलिए क्या है, अंग्रेजों को नगरों के देशी निवासियों से दूर एक पृथक स्थान पर बसाया गया था। अंग्रेजों ने इन निवास क्षेत्रों की सिविल लाइंस के नाम से जाने जाने लगा है। सिविल लाइंस लाइन क्षेत्र काफ़ी व्यक्तित्व होते थे। इनमें बड़े बड़े बंगले, बगीचे, सैनिकों के लिए बैरके, ठीक है, परेड मैदान तथा गिरजाघर स्थित होते थे। ठीक है, इसको याद रखना है। सिविल लाइंस का विकास किस प्रकार हुआ है, तो ये सब सिविल लाइंस का विकास का ही प्रकार है, जिसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बाबू, आज की इस क्लास में आप लोग के लिए कुल 11 क्वेश्चन, ठीक है, 11 क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अच्छे से हम नोटबुक पर लिखना है और याद करना है आप लोग को, या PDF लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको हम भेज देंगे। ठीक है, चलिए, जो बच्चे को क्लास अच्छा लगा हो आप लोग जरूर क्लास को लाइक करके ही जाएंगे आप लोग, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को डेली यहाँ पर जुड़ते रहना है। नए नए बच्चे को एकदम जुड़ते हैं और जुड़ते रहिए। आप भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली क्लास की डेली यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF लेकर अपनी पढ़ाई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी अच्छी से यहाँ से हो सके। ठीक है, चलिए, तो आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हैं तो आप इस नंबर पर भी मैसेज कर लीजिएगा PDF के लिए 962 18 834। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग को यहाँ पर PDF जो बिल्कुल दिया जाएगा और अपनी तैयारी आप लोग कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।